28 दिसंबर 2022 सुबह के लगभग 6 बज ही रहे थे कि तभी पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति रोता भागता आता है और कहता है कि रास्ते में 3 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है और मेरी पत्नी को भी गोली मार दिया है। गोली लगने की बात सुनते ही अस्पताल में हड़कंप मच जाता है और डॉक्टर भागते हुए कार तक आते हैं। गोली बिल्कुल कान में सटकर मारी गई थी। जांच के तुरंत बाद गाड़ी में पड़ी महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है। पता करने पर पता चलता है कि मरने वाली महिला कोई आम महिला नहीं बल्कि झारखंड की एक जानी मानी डांसर और एक्ट्रेस है। वैसे तो इनका नाम रिया कुमारी था, मगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये ईशा आलिया नाम से मशहूर थी। क्योंकि मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल था, इसलिए पश्चिम बंगाल पुलिस तुरंत हरकत में आती है और जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, जिससे कि इसका पूरा रुख ही बदल जाता है। और फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कई दिल दहला देने वाले खुलासे होते चले जाते हैं। पुलिस वालों को पहले जो कहानी सुनाई गई थी, हकीकत बिल्कुल उससे अलग थी और काफ़ी खौफनाक थी। तो आखिर रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया की मौत की वजह क्या थी, उनकी हत्या किसने की और इसे कैसे अब तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको थोड़ा तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम बात कर रहे हैं रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया केस की। जी हाँ, वही ईशा आलिया जो कुछ महीने तक कई स्थानीय भाषाओं की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जानी मानी चेहरा हुआ करती थी। यूट्यूब की दुनिया में भी इनके लाखों चाहने वाले थे और आज भी हैं। रिया का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, मगर इनके सपने काफ़ी बड़े थे। पढ़ाई के साथ साथ बचपन से ही इन्हें एक्टिंग का शौक़ था और इसी शौक़ को पूरा करने के लिए मौके की तलाश में लगी रहती हैं। बहुत ही जल्द इन्हें मौका भी मिल जाता है और बहुत कम उम्र में ही ये म्यूजिक एल्बम में काम करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते लोग इन्हें काफ़ी पसंद करने लगते हैं और फिर ये झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों के भी स्थानीय भाषा म्यूजिक एल्बम में काम करने लगती हैं। उन्होंने अपना करियर रिया कुमारी के तौर पर शुरू किया था, मगर देखते ही देखते ये ईशा आलिया के तौर पर पहचानी जाने लगी। जैसे जैसे रिया कुमारी की लोकप्रियता बढ़ती है, उन इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रिया को अपने एल्बम में लेने के लिए कॉल करने लगते हैं और बदले में इन्हें काफ़ी अच्छी इनकम भी होती है। काम के सिलसिले में एक दिन रिया की मुलाकात होती है प्रकाश नाम के एक व्यक्ति से और बातचीत के बाद पता चलता है कि प्रकाश कुमार झारखंड फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना फिल्म और म्यूजिक एल्बम प्रोड्यूसर है। काम के सिलसिले में प्रकाश कुमार एक दिन रिया को मिलने के लिए बुलाता है। बातचीत के बाद रिया प्रकाश कुमार की म्यूजिक एल्बम में काम करने के लिए राजी हो जाती है और इसी काम के दौरान दोनों की मुलाकातें बार बार होने लगती हैं और फिर देखते ही देखते ये बार बार की मुलाकात प्यार में बदल जाती है। कुछ समय बाद रिया कुमारी प्रकाश से शादी भी कर लेती है। रिया ने काफ़ी सपना संजोकर प्रकाश को अपना हमसफ़र चुना था, मगर शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में ही रिया को पता चलता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दरअसल प्रकाश पहले से ही शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे, मगर वो रिया से इस बात को छुपाए रखता है और धोखे से रिया को अपनी दूसरी बीवी बना लेता है। और कमाल की बात तो ये थी कि उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया था। शुरू में तो इस बात को लेकर रिया और प्रकाश में काफ़ी झगड़ा होता है और रिश्ते भी बिगड़ते हैं, मगर एक समय के बाद दोनों का रिश्ता सामान्य हो जाता है। प्रिया को लेकर प्रकाश झारखंड को छोड़कर कोलकाता में रहने लगता है और यहीं रहते हुए रिया बतौर डांसर अपने करियर को आगे बढ़ाती है। एक के बाद एक कई रीजनल लैंग्वेज की म्यूजिक एल्बम में काम करती रहती है और यूट्यूब की दुनिया में भी इन्हें काफ़ी लोकप्रियता हासिल होती है। प्रिया का प्रोफेशनल करियर काफ़ी अच्छा चल रहा था और पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें कुछ हद तक ठीक चल रही थी। अब रिया एक बच्चे की माँ बन गई थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया था और इन दोनों की ज़िंदगी कुल मिलाकर अच्छी चल रही थी। मगर 2022 के अंत में सब कुछ बदल जाता है।
हमेशा की तरह नए साल के कुछ दिन पहले रिया अपने पति के साथ काम के सिलसिले में झारखंड आती है और फिर 28 दिसंबर 2022 को झारखंड से वापस कोलकाता जाने लगती है। रिया और प्रकाश कोलकाता अपने घर पर पहुंच पाते उससे पहले एक दिल दहलाने वाला दावा करते हुए प्रकाश भागते हुए हावड़ा जिले के हॉस्पिटल जाता है और प्रकाश के मुताबिक वो हावड़ा के बगनान क्षेत्र के नंबर 16 के करीब सुबह कुछ ज़रूरी काम से गाड़ी से उतरा था कि तभी वहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं और प्रकाश के साथ मारपीट करने लग जाते हैं, उसका सामान लूटने की कोशिश करते हैं। और ये सब कुछ होता देख गाड़ी में बैठी रिया अपनी 3 साल की बेटी को गाड़ी में ही छोड़कर नीचे उतरती है और प्रकाश की मदद करने के लिए जाती है। प्रकाश के बयान के मुताबिक वो तीनों गुंडे लूटपाट करने की कोशिश करते हैं, उसे बुरी तरीके से मारते हैं और ये सब देखकर जब रिया बचाव करने की कोशिश करती है तभी एक बदमाश अपनी पिस्टल निकालकर रिया को गोली मार देता है। प्रकाश के मुताबिक उसके साथ ही लूटपाट की घटना सुबह के लगभग 5:30 से 6 बजे के आसपास होती है। बकौल प्रकाश किया को गाड़ी के बाहर कैसे गई थी इसलिए गोली मारते ही गुंडे भाग जाते हैं और वो रिया को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले आता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जिनसे वो पूछता है कि क्या आसपास कोई हॉस्पिटल है। जवाब में मौजूद लोग प्रकाश को एक स्थानीय हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं और प्रकाश भागते हुए अपनी पत्नी को वहां ले आता है और सारी बातें बताता है। प्रकाश की बातें सुनते ही डॉक्टर की टीम दहशत में आती है और जांच करते ही कंफर्म करती है कि रिया की तो मौत हो चुकी है। और रिया की बात सुनते ही प्रकाश पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और इतनी देर में अस्पताल प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के बाद कोलकाता पुलिस की एक टीम भी हॉस्पिटल आ जाती है और कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद रिया को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और प्रकाश को वहीं बैठने के लिए बोला जाता है। जिस गाड़ी से प्रकाश और रिया ट्रेवल कर रहे थे उस गाड़ी को भी पुलिस चुपचाप फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। शुरुआती दूर के ही पूछताछ में प्रकाश का बयान बदलने लगता है। पहले तो कहता है कि पेशाब करने के लिए गाड़ी से उतरा था, गाड़ी रोकी थी और फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि बेटी रोने लगी थी इसलिए गाड़ी रोकी थी। कुल मिलाकर बदलते बयान से पुलिस संतुष्ट नहीं हो पाती है और प्रकाश से पूछताछ का सिलसिला लंबा होता जाता है। पूछताछ में प्रकाश पुलिस वालों को बताता है कि जैसे ही वो गाड़ी से उतरा अचानक से 3 लोग आए और उससे मारपीट करने लगे और जब वो तीनों प्रकाश को मार रहे थे तो बचाव करने आई प्रिया आई और उसके मुताबिक रिया के आते ही उन तीनों में से एक व्यक्ति अपना पिस्टल निकालता है और रिया के कान में बिल्कुल सटाकर गोली चला देता है। पुलिस को प्रकाश की इस बयान पर भरोसा नहीं होता क्योंकि प्रकाश के शरीर पर चोट के एक भी निशान नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ दूसरे को गोली मार दी जाए और जबकि इसके साथ मौजूद दूसरे शख्स को खरोच तक ना आए। प्रकाश ने दावा किया था कि महेश रेखा ब्रिज के पास उसने अपनी कार रोकी थी। पुलिस इस पर भी सवाल करती है क्योंकि ये वैसी जगह थी जहां पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं थी, तो आखिर यहाँ पर प्रकाश अपनी कार कैसे रोक सकता है। पुलिस के सामने बयान देता है कि 3 लोगों ने उस पर हमला किया था, लेकिन जब पुलिस इस दावा की पुष्टि के लिए उस इलाके में मौजूद सभी सीसीटीवी फुटेज देखती है तो पुलिस को एक भी ऐसा सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता जिससे ये पता चले कि कोई प्रकाश की गाड़ी का पीछा कर रहा हो। मतलब कुछ भी संदिग्ध नहीं था। इतनी पूछताछ के बाद पुलिस के लिए शक और गहराई खुद बन जाती है। हालांकि पुलिस आगे कोई कार्यवाही नहीं करती, वो फॉरेंसिक जांच तथा रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करती है। जब रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो एक अलग ही खुलासा होता है। प्रकाश के मुताबिक 3 लोगों ने उस पर सुबह के लगभग 6:30 के आसपास हमला किया था, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि रिया को कम से कम रात के 1 से 2 बजे के बीच गोली मारी गई है। कार से जुड़ी रिपोर्ट भी पुलिस के सामने आती है तो पुलिस का प्रकाश पर यकीन शक जो था वो यकीन में बदल जाता है। दरअसल फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जांच में कार के अंदर से 9mm बुलेट का खोखा मिलता है।
अगर प्रकाश के दावे के मुताबिक रिया को गोली गाड़ी के बाहर मारी गई थी, तो आखिर ये खोखा गाड़ी के अंदर क्या कर रहा था? इधर पुलिस अपनी जांच कर ही रही थी कि रिया की मौत की खबर सुनकर रिया का भाई और मां रांची से कोलकाता आ जाते हैं और प्रकाश पर अपनी बेटी की हत्या का मामला दर्ज करवाते हैं। ये लोग एक और खुलासा करते हैं कि लगभग कुछ दिन पहले ही रिया और प्रकाश का काफ़ी झगड़ा हुआ था। उसके बाद प्रकाश घर छोड़कर भी चला गया था। हालांकि वो अचानक से वापस घर आया और फिर रिया को कोलकाता लेकर गया। रिया की मां ने एक और खुलासा किया कि इससे पहले भी प्रकाश ने रिया को जान से मारने की कोशिश की थी, मगर तब वो बच गई थी। अब पुलिस वाले शक्ति से पूछताछ का सिलसिला शुरू करते हैं, तो आखिरकार प्रकाश कुमार का सच झूठ में बेनकाब हो जाता है। पूछताछ में खुलासे के मुताबिक रिया से प्रकाश ने शादी जरूर की थी, मगर ये शादी उसने सिर्फ रिया का पैसा हड़पने के लिए की थी। रिया को दिखाने के लिए वो अपनी पत्नी से अलग रहता था, जबकि वास्तव में वह अब भी अपनी पहली पत्नी के कांटेक्ट में था। शादी के कुछ ही समय बाद प्रकाश रिया को अपने रास्ते से हटाने की साजिश में लग जाता है, मगर कई कोशिशों के बावजूद वो कामयाब नहीं होता और अंत में प्रकाश अपने एक भाई संदीप कुमार के साथ मिलकर रिया के खिलाफ साजिश करता है और ये सभी मिलकर प्लानिंग करते हैं कि क्यों न रिया की हत्या कर दी जाए और फिर इस हत्या को लूटपाट की कोशिश में तब्दील कर दिया जाए। इसी के बाद रिया से झगड़ा होने के बावजूद प्रकाश वापस रिया के पास आता है। कुछ दिनों तक खुशी खुशी उसके साथ रहता है और फिर अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रिया को लेकर कोलकाता निकलता है। मगर रास्ते में जब रिया को नींद आ जाती है, तो प्रकाश का भाई संदीप कुमार सोई हुई रिया के सिर में बिल्कुल सट कर गोली मार देता है और संदीप वहां से भाग जाता है। जबकि इस मर्डर को लूटपाट की कोशिश में की गई मर्डर का रूप देने के लिए प्रकाश रिया के शव को बड़ी सावधानी के साथ गाड़ी में रखकर आगे बढ़ता है और फिर अस्पताल ले जाकर अपनी बनी बनाई कहानी सुनाता है। खुलासे के तुरंत बाद यानी कि हत्या के अगले ही दिन 29 दिसंबर 2022 को ही रिया के पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रकाश ने अपने बयान में हत्या की साजिश में अपने भाई संदीप को भी शामिल बताया था, इसलिए पुलिस की कई टीम संदीप की तलाश में लग जाती है और 31 दिसंबर 2022 को संदीप को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रिया के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि साजिश में प्रकाश की पहली पत्नी भी शामिल थी। पुलिस की जांच में एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसने प्रकाश और संदीप को बंदूक उपलब्ध कराई थी और उस व्यक्ति का नाम भी संदीप ही था। पुलिस इस दूसरे संदीप की तलाश में लग जाती है और कई हफ्तों की जांच के बाद उसको एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो बिहार की राजधानी पटना के पास एक गांव में गुप्त रूप से रह रहा था। 2023 के फरवरी महीने में जब संदीप भी गिरफ्तार हो जाता है। अब पुलिस इस दर्दनाक हत्याकांड में शामिल तीनों अपराधियों का पता तो लगा चुकी थी, मगर पुलिस अभी भी इस हत्या के वास्तविक कर्म का पता नहीं लगा पा रही थी। पहले तो दावा किया गया था कि प्रकाश बस रिया से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने ये हत्या करवाई, मगर आगे की जांच में खुलासा होता है कि वास्तव में प्रकाश लाखों के कर्ज में डूबा हुआ था। उसका कुछ फिल्मी प्रोजेक्ट पिछला फ्लॉप हो गया था और इस कारण वो कर्जे नहीं चुका रहा था। इसी के बाद वो तय करता है कि अगर रिया की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो रिया का जो लाखों रुपए का इंश्योरेंस है वो पैसा उसे मिल जाएगा और इन पैसों के बल पर वो अपना कर्जा भी चुका लेगा और ऐश की ज़िंदगी भी काट सकता है। प्रकाश ये अपना प्लान अपने भाई से डिस्कस करता है और इसी के बाद ये लोग तय करते हैं कि रिया को ख़त्म कर दिया जाएगा और फाइनली साजिश के तहत 28 दिसंबर 2022 को रिया की हत्या कर दी जाती है। जबकि उस समय कार में रिया की एक 3 साल की बेटी भी थी और जब रिया को गोली मारी गई थी तब ये बच्ची भी सो रही थी और इसीलिए ये पुलिस को कुछ बता नहीं पाती है। ऊपर से उसके मां के जाने के बाद इतने ज़्यादा गहरे सदमे में होती है कि वो ठीक ढंग से कुछ भी नहीं बोल पाती। फिलहाल इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो ये तीनों आरोपी जेल की हवा खा रहे हैं और ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, जहां पूरी सुनवाई के दौरान उसके बाद सज़ा का ऐलान किया जाएगा और ये अदालत तय करेगी कि इन कातिलों को क्या सज़ा दी जाए। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।
बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।